नमस्ते। आज के इस क्लिनिकल सेशन में आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स और फ्यूचर क्लिनिशियंस का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल टॉपिक का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। टॉपिक है कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसे अक्सर मेल हाइपरसेक्सुअलिटी भी कहा जाता है। देखिए, एक मेडिकल प्रोफेशनल के रूप में इस जटिल पैथोलॉजी को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि एकदम सही ढंग से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस कंडीशन के बायोसाइकोसोशल पाथवे को स्टेप बाय स्टेप डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। एजेंडा एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम इस पैथोलॉजी को डिफाइन करेंगे, फिर हम इसके हार्मोनल कारणों, साइकियाट्रिक और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, डेवलपमेंटल बैकग्राउंड और अंत में इसके क्लिनिकल मैनेजमेंट पर बात करेंगे। सेक्शन 1, पैथोलॉजी को परिभाषित करना। ये कंडीशन सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर से कहीं आगे की बात है। अक्सर समाज में इसे सिर्फ एक बुरी आदत या कैरेक्टर की कमी मान लिया जाता है, राइट? लेकिन एक क्लिनिकल नजरिए से ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे हमें दूर करना होगा। कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर कोई एक अकेली अलग थलग बीमारी नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल मेडिकल कंडीशन है। आसान शब्दों में कहें तो ये मुख्य रूप से हार्मोनल, मेंटल और न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ट्रिगर होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी आपके सामने कोई ऐसा मरीज आए तो आपको इन सभी सिस्टम्स के कनेक्शन की बहुत ही बारीकी से जांच करनी होगी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, हार्मोनल और न्यूरोकेमिकल इटियोलॉजी। चलिए अपने पहले क्लिनिकल बकेट की बात करते हैं। हमें ये समझना होगा कि कैसे शरीर के अंदर केमिकल्स का इम्बैलेंस लिबिडो यानी कामेच्छा को एकदम से अनियंत्रित कर देता है। यहाँ 3 प्रमुख केमिकल सरप्लस को समझना बहुत जरूरी है। पहला, टेस्टोस्टेरोन का असामान्य रूप से हाई लेवल। दूसरा, ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, उसका बढ़ा हुआ स्तर। और तीसरा, जो शायद सबसे क्रिटिकल है, ब्रेन केमिकल्स का असंतुलन, विशेष रूप से डोपामाइन और सेरोटोनिन की अधिकता। सोचिए, जब दिमाग में डोपामाइन बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? ये हमारे इंपल्स कंट्रोल यानी आवेग नियंत्रण को पूरी तरह से हैक कर लेता है। नतीजा, दिमाग लगातार बिना रुके यौन संतुष्टि की तलाश करने के लिए मजबूर हो जाता है। सेक्शन 3, साइकियाट्रिक और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इस पॉइंट पर जो बात वास्तव में बहुत ही दिलचस्प है वो है इन क्लिनिकल ट्रिगर्स की एक विशाल वैरायटी। मतलब ये सिर्फ एक चीज से नहीं होता। साइकियाट्रिक कारणों में देखिए, इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर और बाइपोलर मेनिया शामिल हैं। यहाँ पेशेंट भारी स्ट्रेस या डिप्रेशन से बचने के लिए सेक्स को एक कोपिंग मैकेनिज्म बना लेता है। न्यूरोलॉजिकल कारणों की बात करें तो फ्रंटल लोब में ट्यूमर, कोई चोट या डिमेंशिया सीधे तौर पर इंसान की सामाजिक झिझक और इच्छाओं को रेगुलेट करने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, आइट्रोजेनिक या दवाओं का प्रभाव। जी हाँ, पार्किंसंस के इलाज में दी जाने वाली डोपामिनर्जिक दवाएं कभी कभी दिमाग में आर्टिफिशियली डोपामाइन बढ़ा देती हैं, जिससे ये कंडीशन ट्रिगर हो सकती है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, डेवलपमेंटल बैकग्राउंड और ट्रॉमा। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल डायग्नोस्टिक डिस्टिंक्शन की ओर मुड़ते हैं। एक डॉक्टर के तौर पर यह पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या इस हाइपरसेक्सुअलिटी की जड़ें बचपन से जुड़ी हैं या फिर यह हाल ही में हुए किसी शारीरिक बदलाव का नतीजा है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवे ये है कि एक सटीक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए मरीज की डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री लेना कितना ज़रूरी है। एक तरफ हमारे पास है रीसेंट ऑनसेट हाइपरसेक्सुअलिटी, जो हाल ही में किसी ब्रेन इंजरी, नई दवाओं या अचानक हुए साइकियाट्रिक बदलावों से ट्रिगर होती है। और दूसरी तरफ है डेवलपमेंटल ऑनसेट हाइपरसेक्सुअलिटी, जिसकी जड़ें बचपन के किसी गहरे आघात, अर्ली न्यूरो डेवलपमेंट या जेनेटिक्स में बहुत गहराई से छुपी होती हैं। जब हम डेवलपमेंटल ट्रॉमा की बात करते हैं तो कई जटिल चीजें सामने आती हैं। उदाहरण के लिए चाइल्डहुड अब्यूज। ऐसे मामलों में सेक्स अक्सर एक प्रोटेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। या फिर बहुत कम उम्र में पोर्नोग्राफी का एक्सपोजर। ये बच्चे के मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम को समय से पहले और गलत तरीके से एक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा ADHD जैसी न्यूरो डेवलपमेंटल स्थितियां, जिनमें इंपल्स कंट्रोल की कमी होती है और इंसान तुरंत संतुष्टि चाहता है। और OCD, जहां सेक्सुअल फैंटेसीज एक जुनूनी ऑब्सेशन बन जाती हैं। ये सभी फैक्टर्स मिलकर एक युवा मरीज के रिवॉर्ड सर्किट को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। और ये चीज़ डेवलपमेंटल ऑनसेट की स्ट्रक्चरल न्यूरोबायोलॉजी को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है।
अगर हम इसे न्यूरोबायोलॉजी के चश्मे से देखें तो अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच का जो कनेक्शन होता है वो कमजोर पड़ जाता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिमाग की अपनी इच्छाओं पर ब्रेक लगाने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। अगर किसी के परिवार में एडिक्शन की हिस्ट्री है तो जेनेटिकली ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बचपन से ही कमजोर हो सकता है। ऐसे में आवेगों पर काबू पाना उनके लिए सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी बात पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आता है। चूंकि ये व्यवहार अक्सर बचपन से विकसित होता है, इसलिए इसे केवल इच्छा शक्ति या विल पावर से ठीक करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए प्रोफेशनल थेरेपी की ज़रूरत होती है। ये आप सभी फ्यूचर क्लिनिशियंस के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अगर कोई डॉक्टर मरीज से ये कहता है कि अरे बस खुद पर कंट्रोल रखो, तो याद रखिए, क्लिनिकल और साइंटिफिक तौर पर ये अप्रोच पूरी तरह से गलत और बेअसर है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 5, क्लिनिकल मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट पाथवे। चलिए अब देखते हैं कि इन सब चीज़ों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं। ये मल्टीडिसिप्लिनरी क्लिनिकल इंटरवेंशन पाथवे कुछ इस तरह काम करता है। स्टेप 1, सबसे पहले ये स्वीकार करना कि पेशेंट को प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। स्टेप 2, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT शुरू करना। स्टेप 3, टारगेटेड फार्माकोथेरेपी के लिए एक प्रॉपर साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन करना। और स्टेप 4, अगर ज़रूरत हो तो यूरोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जैसे स्पेशलिस्ट्स के पास सही रेफरल भेजना। इस पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस में CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमारा सबसे कारगर साइकोलॉजिकल टूल है। क्यों? क्योंकि ये मरीजों को उनके ट्रिगर्स पहचानने और अपने इच्छाओं को एक हेल्दी डायरेक्शन में मोड़ने में मदद करती है। वहीं दवाइयों की बात करें तो SSRIs और एंटी एंड्रोजेंस दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस करते हैं और इन विचारों की इंटेंसिटी को कम करते हैं। अगर ये कंडीशन किसी की डेली लाइफ, नौकरी या रिश्तों को खराब कर रही है तो स्पेशलिस्ट को रेफर करना मस्ट है। लेकिन इस पूरे क्लिनिकल रिकवरी के सफर का जो सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल कदम है वो है एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के साथ बिल्कुल खुला संवाद। तो इस क्लिनिकल ब्रीफिंग को खत्म करते हुए मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव क्लिनिकल सवाल छोड़ना चाहती हूँ। कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर के इस इतने जटिल बायोसाइको सोशल बैकग्राउंड को देखते हुए आज के मॉडर्न क्लिनिशियंस को अपनी डायग्नोस्टिक प्रोसेस में ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड हिस्ट्री टेकिंग को कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि इस फ्रेमवर्क को समझना आपकी फ्यूचर क्लिनिकल प्रैक्टिस को कहीं ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकता है। इस सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।